हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री नॉलेज प्लस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी कि एमसीक्यूज। दोस्तों इसके अंतर्गत सभी प्रश्न आप लोगों को हिंदी में कराए जाएंगे और साथ ही साथ इस सेशन के अंतर्गत उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, आरईओ हो, एजीटीए हो, बैंक, एफओ, एलटी ग्रेड या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। इन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों एक क्लास रामबाण होने वाली है। आइए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों और एक बात, एक प्रश्न चार जवाब, यानी कि आप लोगों को चारों जो आंसर होंगे उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बैंगन में कड़वाहट का कारण क्या होता है? दोस्तों आप लोगों ने करेले में कड़वाहट जरूर सुनी होगी, लेकिन बैंगन में जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है? मेमेटिकोसाइट, ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोएल्केनॉइड्स या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों? ग्लाइकोएल्केनॉइड्स। क्या होगा दोस्तों? ग्लाइकोएल्केनॉइड्स। जी हाँ बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोएल्केनॉइड्स, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मेमेटिकोसाइड। दोस्तों ये मेमेटिकोसाइड जो होता है ये क्या होता है बताइए, ये किस में पाया जाता है? दोस्तों जो करेला होता है, करेले में कड़वाहट का जो कारण होता है, करेला में कड़वाहट का कारण जो होता है दोस्तों क्या होता है? मेमेटिकोसाइड होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ग्लाइकोएल्केनॉइड्स को दोस्तों और भी एक नाम से जाना जाता है, क्या कोई बताएगा किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ बिल्कुल सही, सोलिसोडाइन। दोस्तों कभी कभी ग्लाइकोएल्केनॉइड्स ना लिख के आता है सोलिसोडाइन। क्या लिख के आता है? सोलिसोडाइन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्लाइकोएल्केनॉइड्स को दोस्तों सोलिसोडाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोसाइड्स की। ग्लाइकोसाइड्स दोस्तों किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां होती हैं दोस्तों, कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां होती हैं, कुकुरबिटेसी, उनमें पाया जाता है दोस्तों ग्लाइकोएल्केनॉइड्स, ठीक है। इसे कुकुरबिटेसिन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे किसमें क्या पाया जाता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पौधों पर पड़ने वाली विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण के काम में आता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? पौधों पर पड़ने वाली विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग जो है प्रकाश संश्लेषण के काम आता है? बताइए दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल सही, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं बी, क्या दे रहे हैं दोस्तों? बी, वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होने वाला है बी। 4, ये हो जाएगा दोस्तों 0.42% से लेकर 1.66% तक दोस्तों जो होता है वो प्रकाश का उपयोग यानी कि विकिरण का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ पौधे कर पाते हैं। आप लोगों को बता दें दोस्तों, पौधे जितना भी जल अवशोषित करते हैं उसका 99% जो जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। सिर्फ 1% पौधे जो होते हैं जल का उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। 1% उपयोग कर पाते हैं जल का पौधे, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मात्र 1%। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो लाल रंग का प्रकाश होता है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग का जो प्रकाश होता है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कॉमन ब्रेड गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्पाइरोकोकम या ट्रिटिकम ड्यूरम? दोस्तों जो भी कैंडिडेट हैं वो एग्री नॉलेज प्लस का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे समय समय पर क्विज का भी आयोजन किया जाता है और जो डेली क्लासेस होती हैं इन
क्लासेस की भी जो लिंक होती है वहाँ पे शेयर कर दी जाती है, एग्री नॉलेज प्लस। दोस्तों आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम पे एग्री नॉलेज प्लस सर्च करके भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमन ब्रेड गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्पाइरोकोकम या ट्रिटिकम ड्यूरम। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉमन ब्रेड गेहूं का दोस्तों बताना है, कॉमन ब्रेड गेहूं का बॉटिकल नेम क्या होगा, बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, ये होगा बी, यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम। दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है दोस्तों, इसमें क्रोमोजोम नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2n = 42। क्योंकि दोस्तों ये जो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये हेक्सापोलाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? हेक्सापोलाइड, हेक्सापोलाइड, ठीक है। वहीं पे बात कर लेते हैं, और इसी का प्रयोग दोस्तों जो रोटी इत्यादि बनाने में किया जाता है। बेकरी में भी जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं वो भी इसी से बनते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी रोटी होती है यानी कि चपाती, वो भी इसी से बनती है। ट्रिटिकम डाइकोकम की बात कर लें दोस्तों, ट्रिटिकम डाइकोकम को दोस्तों इमर वीट के नाम से भी जाना जाता है। इमर वीट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इमर वीट क्या होता है? इमर वीट, तो इमर वीट होता है दोस्तों ट्रिटिकम डाइकोकम। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं दोस्तों वो होते हैं 2n = 28। क्योंकि दोस्तों जो ये होता है ये टेट्रापोलाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? टेट्रापोलाइड। जो ट्रिटिकम एस्टिवम था वो हेक्सापोलाइड था, ये होता है दोस्तों टेट्रापोलाइड, ठीक है। बात कर लेते हैं ट्रिटिकम एस्पेरोकोकम। दोस्तों इसे भारतीय गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है इसे मैक्सिकन वीट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ट्रिटिकम ड्यूरम की बात कर लेते हैं दोस्तों। ट्रिटिकम ड्यूरम जो होता है इसमें भी जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं 2n = 28 होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होती है? टेट्राफोलाइड वैरायटी होती है, और इसे माइक्रोनी वीट के नाम से भी जाना जाता है, माइक्रोनी वीट। ड्यूरम को माइक्रोनी वीट, डाइकोकम को दोस्तों इमर वीट, और एस्टिवम को ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि चपाती या ब्रेड वीट या फिर दोस्तों बेकरी वीट के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ट्रिटिकम ड्यूरम से जो दोस्तों सूजी होती है, सूजी और सेवइयाँ जो होती हैं वो ट्रिटिकम ड्यूरम से ही बनाई जाती हैं, ठीक है। सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है भारत में दोस्तों, वो 87% क्षेत्रफल पे जो खेती होती है वो ट्रिटिकम एस्टिवम की होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक एरिया जो है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम का भारत में। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ने की फसल में शर्करा के ट्रांसलोकेशन के लिए महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन या मोलिब्डेनम। दोस्तों आप लोग को बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बोरान जो है, पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन या मोलिब्डेनम। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा पोटास। क्या होगा दोस्तों? पोटास। गन्ने की फसल में शर्करा के ट्रांसलोकेशन के महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा होता है? वो होता है पोटास। दोस्तों इसके अलावा बोरान भी होता है, लेकिन बोरान यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, पोटास भी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व पोटास होता है ट्रांसलोकेशन के लिए। जो शर्करा बनती है गन्ने में वो एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होती है, वो इसी पोटास के माध्यम से होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। पोटेशियम जो होता है गन्ने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। स्टोमेटा के क्लोजिंग में, स्टोमेटा जो रेगुलेट होता है दोस्तों, स्टोमेटा रेगुलेटिंग में भी दोस्तों इसका काफ़ी अहम रोल होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। डिजीज ऑफ ड्राउट, डिजीज और ड्राउट के प्रति टॉलरेंट, डिजीज एंड दोस्तों ड्राउट, सूखे के प्रति सहनशीलता जो प्रदान करता है वो भी कौन करता है? पोटेशियम करता है, यही पोटास, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आप लोगों को बताई गई। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
गन्ने की फसल में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था क्या है? गन्ने की फसल में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था क्या है? अंकुरण अवस्था है, कल्ले बनने की अवस्था है, वृद्धि काल अवस्था है या पकने की अवस्था है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अंकुरण अवस्था को जर्मिनेशन स्टेज, कल्ले बनने की अवस्था को फॉर्मेटिव स्टेज, वृद्धि काल की अवस्था जो होती है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, पकने की अवस्था को मैच्योरिटी स्टेज। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसमें जो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है सबसे ज़्यादा किस स्टेज में पड़ती है, और आप लोगों को डेज भी बताना है कि वो टाइम क्या होता है जिस समय इसे सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अंकुरण जो होता है, अंकुरण स्टेज जो होती है ये बुआई से लेकर 60 दिन की, बुआई से लेकर 60 दिन, ठीक है, ये होती है अंकुरण स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज जो होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता इसी में पड़ती है, फॉर्मेटिव स्टेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा कल्ले जो होते हैं इसी में बनते हैं। और ये जो अवधि होती है दोस्तों ये होती है 60 से लेकर 130 दिन। कितने दिन? डेज आफ्टर प्लांटिंग या सोइंग, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और वृद्धि काल की जो अवस्था होती है वो होती है 130 से लेकर 250 डेज आफ्टर प्लांटिंग। पकने की अवस्था 250 से 265 दिन, 250 से 265 डेज, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मेटिव स्टेज जो होती है यानी कि जो कल्ले बनने की अवस्था होती है ये 60 से 130 दिन होती है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता दोस्तों इसी टाइम में पड़ती है गन्ने की फसल को सिंचाई के लिए, तो यही होती है इसकी महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फसलों के परागण हेतु आवश्यक पोषक तत्व दोस्तों नाइट्रोजन, बोरान, पोटेशियम या मोलिब्डेनम। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। फसलों में परागण हेतु आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, पोटास है, बोरान है या फिर मोलिब्डेनम है? जी हाँ दोस्तों, जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बोरान, ठीक है। पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन के लिए जो उत्तरदायी तत्व होता है दोस्तों वो होता है बोरान, ठीक है। बोरान इज द नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें से बोरान ही एक ऐसा पोषक तत्व है दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि क्या होता है? नॉन मेटेलिक यानी कि अधात्विक होता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तिल की फैमिली क्या है? चेनोपोडेसी, टिलियेसी, पैप्लियोनियेसी या पेडेलेसी? आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो टिलियेसी दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, इसका राइट आंसर होने वाला है डी, पेडेलेसी। अभी इसके बारे में आगे एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को यही बता रहे हैं कि इसकी कौन किसकी फैमिली है। पेडेलेसी जो फैमिली होती है ये होती है तिल की। चीनोपोडेसी फैमिली जो है दोस्तों ये होती है बीट रूट, बीट रूट दोस्तों, बीट रूट और पालक यानी कि स्पिनच ये सबसे पहले चीनोपोडेसी में शामिल किए गए थे, लेकिन अब जो बीट रूट है दोस्तों इसको निकालकर अमरंथेसी फैमिली में, अमरंथेसी फैमिली में इसे शामिल कर दिया गया है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमरंथेसी फैमिली जो है उसमें अब इसे शामिल कर दिया गया है चेनोपोडेसी से निकालकर। टिलियेसी फैमिली जो होती है दोस्तों ये होती है जूट की, किसकी होती है? जूट की होती है। पैप्लियोनेसी फैमिली जो होती है यानी कि लेगुमिनेसी या फैबेसी की सब फैमिली होती है, किसकी? फैबेसी की सब फैमिली है, पैप्लियोनेसी, ठीक है। पैप्लियोनेसी फैबेसी कुल की सब फैमिली है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तिल की फैमिली पेडेलेसी है, जूट की फैमिली टिलियेसी है, चेनोपोडेसी फैमिली बीट रूट की थी, पालक की होती है दोस्तों, लेकिन बीट रूट को अब अमरंथेसी फैमिली में शामिल कर दिया गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डेहिसेंस, जो डेहिसेंस टर्म है, डेहिसेंस टर्म किस फसल से संबंधित है? तिल से, अलसी से, मसूर से या मक्का से? दोस्तों यहाँ पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा तिल। क्या होगा दोस्तों? तिल होगा। डेहिसेंस डिजीज जो होती है दोस्तों, डिजीज नहीं है, ये एक टर्म है जो यूज होती है किसमें? तिल में। तिल का जो बॉटिकल नेम होता है दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, तिल का बॉटिकल नेम क्या होता है, यानी कि वानस्पतिक नाम दोस्तों क्या होता है? सीसेमम
इंडिकम क्या होता है दोस्तों? सी सेमम इंडिकम। सी सेमम इंडिकम जो होता है दोस्तों, ये होता है इसका तिल का बॉटनिकल नेम। फैमिली अभी आप लोगों को मैंने बताई थी, कौन सी होती है? पेडिलेसी फैमिली होती है, पेडिलेसी फैमिली होती है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और पूछी जाती है, ऑयल कंटेंट जो होता है दोस्तों, इसमें पूछा जाता है ऑयल कंटेंट 50 से लेकर दोस्तों 60% तक पाया जाता है। ऑयल कंटेंट जो होता है इसमें, ये दोस्तों देखा जाए तो जितनी भी ऑयल क्रॉप होती हैं उनमें सर्वाधिक होता है 50 से 60%। ऑयल सीड क्रॉप जो होती है उनमें सर्वाधिक होता है दोस्तों 50 से 60%। इसीलिए दोस्तों इसको तिल को जो तिलहन की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सीड क्रॉप। क्वीन ऑफ सीड क्रॉप की संज्ञा दोस्तों किसे दी गई है? तिल को दी गई है। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम होती है, तिल का जो तेल होता है, तिल का जो तेल होता है दोस्तों, उसमें ऑक्सीडेशन और साथ ही साथ एक समस्या और पाई जाती है विकृत गंधिता की, यानी कि रैंसिडिटी और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की जो समस्या होती है, इसके प्रति क्या होती है? ये अवरोधी होती है। तेल जो तिल का तेल होता है दोस्तों, तिल का तेल ऑक्सीडेशन और विकृत गंधिता के प्रति क्या होता है? अवरोधी होता है, यानी कि ये रैंसिडिटी और ऑक्सीडेशन से इतनी जल्दी खराब नहीं होता दोस्तों। वहीं पर सनफ्लावर ऑयल जो होता है उसमें उसके खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण तेल का स्वाद जो होता है वो खराब हो जाता है। वहीं पे दोस्तों बटर ऑफ मिडिल ईस्ट के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। बटर ऑफ मिडिल ईस्ट, बटर ऑफ मिडिल ईस्ट के नाम से भी, मिडिल ईस्ट के नाम से भी तिल को जाना जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और हिंदुओं में दोस्तों देखा जाए तो इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक इसमें डिजीज लगती है दोस्तों, फाइलोडी डिजीज जो होती है वो फाइटोप्लाज्मा के कारण दोस्तों लगती है, और उसका वेक्टर जो होता है, रोग कारक, वो क्या होता है बताइए? लीफ हॉपर। फाइलोडी डिजीज कई बार एग्जाम में पूछी गई तिल की, तो दोस्तों वो फैलती है फाइटोप्लाज्मा, वो होती है फाइटोप्लाज्मा से, और उसका रोग कारक जो होता है वो होता है लीफ हॉपर। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सरसों की खली यानी कि केक किसके कारण मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए हानिकारक होता है? आइसोथियोसाइनेट, ग्लूकोसिनोलेट्स या इरूसिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है ग्लूकोसिनोलेट्स। क्या होगा दोस्तों? ग्लूकोसिनोलेट्स। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है ग्लूकोसिनोलेट्स? दोस्तों ये एक एंजाइम हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होता है, जितने भी क्रूसीफर पाए जाते हैं दोस्तों उनमें सभी में पाया जाता है। दोस्तों ये क्या होता है? एंजाइम हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। दोस्तों जितने भी क्रूसीफर पाए जाते हैं उन सभी में ये पाया जाता है, और ये दोस्तों जो मनुष्य और पशु यानी दोनों के लिए दोस्तों ये हार्मफुल होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी जो मात्रा है वो निर्धारित कर दी है, तेल में इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.5%, ठीक है। 0.5% से इसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए जो सरसों का तेल पाया जाता है। वहीं पे बात कर लें तो दोस्तों आइसोथियोसिनेट जो होता है, आइसोथियोसिनेट जो सरसों में कारण बनता है पंजेंसी का जो कारण बनता है दोस्तों, पंजेंसी इन मस्टर्ड, ठीक है। सरसों में जो पंजेंसी का कारण बनता है वो आइसोथियोसिनेट बनता है। इरूसिक एसिड की बात करें दोस्तों, इरूसिक एसिड जो होता है, बताइए ये क्या होता है? इरूसिक एसिड जो सरसों में पाया जाता है दोस्तों ये भी हार्मफुल होता है मनुष्यों के लिए। बताइए क्या होता है? दोस्तों ये होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। क्या होता है? मोनो
मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। ये दोस्तों क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि ओमेगा फैटी एसिड के नाम से भी दोस्तों इसे ओमेगा फैटी एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों ये जो हृदय रोग होते हैं उनका कारण बनता है, क्योंकि इसी के कारण दोस्तों हृदय की जो धमनियां होती हैं दोस्तों उसमें फैट जमा होने लगता है और ये आगे चलकर क्या बनता है, हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं, जो ये सरसों होती है दोस्तों, सरसों की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका, क्या होता है दोस्तों, ब्रेसिका स्पीसीज। जैसे दोस्तों तोरिया होती है, तोरिया आप लोगों ने सुना होगा, तोरिया दोस्तों जो होती है, तोरिया में जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो दोस्तों होते हैं 20। वहीं पे राई की बात कर लें दोस्तों, जो राई होती है, राई में क्रोमोजोम नंबर जो होते हैं वो होते हैं 36, 2n = 36। ठीक है। तेल की बात कर लें, इसमें जो सरसों में तेल पाया जाता है इसके सीड में, ये दोस्तों लगभग में 37 से लेकर 49% तक देखने को मिलता है। ऑयल कंटेंट की बात करें दोस्तों, ऑयल कंटेंट जो होता है वो 37 से लेकर 49% तक सरसों में देखने को मिलता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पे भी हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। देखते हैं कुछ और पॉइंट दोस्तों। जो इसकी खली होती है, सरसों की खली, सरसों की खली यानी कि केक, इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो पाया जाता है वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। नाइट्रोजन जो होता है 5%, फास्फोरस की बात करें दोस्तों तो 1.8 से लेकर 2% तक मिलता है। वहीं पे पोटास की बात करें तो 1 से लेकर 1.2% तक देखने को मिलता है दोस्तों। नाइट्रोजन 5%, फास्फोरस 1.8 से 2% और पोटास जो होती है 1 से 1.2% तक इसके खली में देखने को मिलता है दोस्तों। भारत में उगाई जाने वाली जो तिलहनी फसलें हैं उसमें से मूंगफली के बाद दोस्तों सरसों का दूसरा स्थान आता है। मूंगफली के बाद सरसों का दोस्तों जितनी भी तिलहनी फसलें भारत में उगाई जाती है उसमें दूसरा नंबर किसका है, सरसों का है दोस्तों। इसकी कुछ वैरायटीज थी जो निकाली गई थी, जैसे पूसा जय किसान, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। पूसा जय किसान दोस्तों, इसे बायो 902 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो डेवलप की गई थी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों, ये डेवलप की गई थी प्रोफेसर वीएल चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, प्रोफेसर वीएल चोपड़ा के द्वारा डेवलप की गई थी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसलिए इसका नाम दोस्तों बायो 9010 या पूसा जय किसान के भी नाम से इसे जाना जाता है। एक दोस्तों इसकी वैरायटी होती है 00 वैरायटी दोस्तों। 00 वैरायटी जो होती है, 00 वैरायटी, 00 वैरायटी जो होती है दोस्तों, इसे कैनोला के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो इरूसिक एसिड होता है दोस्तों वो लेस देन होता है 3%। इरूसिक एसिड की मात्रा जो होती है लेस देन 3%, और जो ग्लूकोसिनोलेट्स होता है दोस्तों वो 30 mul प्रति ग्राम देखने को मिलता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक किस्म दोस्तों है NRCHB दोस्तों। एक NRCHB जो इसकी किस्म होती है ये है फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड की, जो कि 2009 में डेवलप की गई थी। कहाँ से दोस्तों, भरतपुर राजस्थान से। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। NRCHB फर्स्ट हाइब्रिड इसकी वैरायटी है सरसों की दोस्तों, जो कि कहाँ, भरतपुर राजस्थान से 2009 में डेवलप की गई थी। आइए इसी साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी किसकी है, मक्का की है, गेहूं की है, धान की, ज्वार की। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मक्का। क्या होगा दोस्तों, मक्का होने वाला है। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलों में अगर उत्पादकता की बात की जाए दोस्तों तो किसकी है, वो है मक्का की, यानी कि ए। ठीक है। वहीं पे दोस्तों
भारत में अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का है, वो है दोस्तों चावल यानी कि राइस। विश्व में दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में दोस्तों प्रथम स्थान किसका है, वीट का। किसका है दोस्तों, वीट का है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और उत्पादकता की बात करें तो ओवरऑल उत्पादकता जो है दोस्तों किसकी ज़्यादा है ऑल वर्ल्ड में, वो है मक्का की। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में दोस्तों ये पूछा गया है। दोस्तों मक्का से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। इसका जो बॉटिकल नेम होता है वो होता है जिया मेज। क्या होता है दोस्तों, जिया मेज होता है। क्रोमोजोम नंबर जो होता है 2n=20 होता है दोस्तों। 2n=20 यानी कि ये क्रोमोजोम नंबर और किसी में दोस्तों पाया जाता है, आप लोग बताइए किसमें होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ज्वार में भी दोस्तों जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो कितना होता है 2n=20 और मक्का में भी होता है 2n=20। दोस्तों जो गेहूं होता है, गेहूं में जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो दोस्तों 42 होता है, जो हेक्साफ्लॉयड वैरायटी होती है टेटकम एस्टिवम, ठीक है। और जैसे ड्यूरम है और अन्य जो वैरायटी होती है उसमें दोस्तों 2n= कितना होता है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना होता है। और यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो बार्ले होता है, बार्ले, और दोस्तों बार्ले के अलावा बाजरा जो होता है यानी कि पर्ल मिलेट, इसमें क्रोमोजोम नंबर जो होते हैं 2n=20 होते हैं 14। कितने होते हैं दोस्तों 2n=14 होते हैं। दोस्तों मक्का जो होती है एक नॉन टिलर प्लांट होता है, यानी कि इसमें कल्ले नहीं बनते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, यानी कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक प्रोटोएंड्री क्रॉप है। प्रोटोएंड्री का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसमें नर पुष्प जो होते हैं वो पहले निकल आते हैं, यानी टैसल जो होता है पहले निकल आता है। मादा पुष्प जो होती है वो बाद में डेवलप होती है, यानी कि जो सिल्क होता है वो बाद में मैच्योर होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। परिपक्वता के आधार पर यानी मैच्योरिटी के आधार पर दोस्तों, जनन अंगों की मैच्योरिटी के आधार पर दोस्तों ये कैसी है, प्रोटोएंड्री किस्म है। और जो मक्के का पीला कलर होता है दोस्तों, आप लोगों को जानना जरूरी है, क्रिप्टोजैंथिन के कारण होता है। मक्के का जो पीला कलर होता है दोस्तों क्रिप्टोजैंथिन के कारण होता है। मक्का में दोस्तों एक डिफिशियंसी पाई जाती है, यानी कि इसके जो सीड होते हैं उसमें डिफिशियंसी देखने को मिलती है, किसकी, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की। दोस्तों जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की मुख्यतः कमी देखने को मिलती है। तो मक्का भी दोस्तों एक ऐसी ही क्रॉप है जिसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की कमी देखने को मिलती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, लेकिन उनकी कमी इसमें देखने को मिलती है। दोस्तों ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, जेथ्रो टुल, पीटर डी क्रेसेंजी, मसानबू फकोका या अल्बर्ट होवार्ड। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों ये। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जेथ्रो टुल। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो है जेथ्रो टुल के द्वारा ही लिखी गई है। वहीं पे वीड साइंस दोस्तों, वीड साइंस के फादर जो हैं वो भी कौन है, जेथ्रो टुल। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पीटर जो डिक्सेंजी हैं दोस्तों, ये क्या है, आधुनिक यानी कि मॉडर्न सस्य विज्ञान के जनक यानी एग्रोनॉमी के जनक हैं पीटर डी क्रेसेंजी। आधुनिक सस्य विज्ञान है, मॉडर्न एग्रोनॉमी के जनक। मसानबू फकोका की दोस्तों बात कर लें तो मसानबू फकोका जो है ये नेचुरल फार्मिंग के किसके जनक हैं, नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती के, ठीक है। अल्बर्ट होवार्ड को आप लोगों को पता ही होगा, ये किसके, जैविक खेती के जनक हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जैविक खेती के जनक, ठीक है। आइए इसके साथ बढ़ते आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रोंजिंग डिजीज का कारण क्या है, फेरस की सांद्रता, हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता, फेरस की कमी या कॉपर की कमी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा फेरस की सांद्रता, यानी कि फेरस की मात्रा यदि अधिक है तो ब्रॉन्जिंग डिजीज देखने को मिलती है चावल में, यानी कि धान में ब्रॉन्जिंग डिजीज देखने को मिलती है। हाइड्रोजन की जो विषाक्तता होती है दोस्तों, हाइड्रोजन की विषाक्तता के भी इसमें एक कारण होता है, एक डिजीज लगती है आग की ओछी। कौन सी डिजीज दोस्तों? आग की ओछी डिजीज। ठीक है, ये भी कई बार पूछी गई है। आग की ओछी डिजीज जो लगती है दोस्तों, वो हाइड्रोजन की विषाक्तता के कारण लगती है। फेरस की कमी के कारण क्या होता है? वाइट आइज, वाइट आइज इन राइस, यानी कि चावल की पत्तियों पर सफ़ेद आंखें दिखाई देती हैं दोस्तों, फेरस की कमी के कारण। कॉपर की कमी से दोस्तों रिक्लेमेशन डिजीज़ देखने को मिलती हैं दोस्तों। जितनी भी सीरियल्स होती हैं, जितनी भी सीरियल्स खराब हैं, डिजीज़ इन सीरियल्स, उसमें रिक्लेमेशन डिजीज देखने को मिलती है कॉपर की कमी से। ठीक है, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वकैनी डिजीज, जो वकैनी डिजीज होती है का संबंध किस फसल से है? धान, आलू, मूंग या सोयाबीन? वकैनी डिजीज जो होती है दोस्तों, ये लगती है किसमें? धान में, यानी कि राइस में। और वहीं पे बात कर लें दोस्तों, इसे राइस फूलिश सीडलिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, सीडलिंग डिजीज, क्योंकि दोस्तों जो सीडलिंग स्टेज होती है उस पर इसका प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। इसको आइडेंटिफाई जो किया था दोस्तों सबसे पहले तो किया था ई क्रोसोवा ने 1926 में। ये एक जापानी साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, यानी कि इसकी पहचान की थी दोस्तों। इसी में सबसे पहले जेब्रेलिक एसिड को भी आइडेंटिफाई किया गया था इसी डिजीज में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा कणों पर नमी के आकर्षण को जाना जाता है प्लास्टिसिटी, ससंजन बल, आसंजन बल या स्टिकनेस। मृदा कणों पर बताना है दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों पता होगा, जब समान अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है तो ससंजन बल होता है, लेकिन अगर विपरीत अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है तो कौन सा बल होता है? आसंजन बल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? आसंजन बल। ठीक है, आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, वह कौन सी फसलें हैं जिनके लिए 4 से 6 pH उपयुक्त होता है? यानी कि वो कौन सी फसलें हैं जो 4 से 6 pH पर दोस्तों सफलतापूर्वक उगाई या ग्रो की जा सकती हैं? आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। बताना है आप लोगों को इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। चावल, चाय, तंबाकू, ये सभी जो क्रॉप होती हैं दोस्तों, वे 4 से 6 pH पर सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। दोस्तों चाय जो होती है, चाय का बॉटनिकल नेम दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, क्या होता है बताइए? जी हाँ दोस्तों, कैमेलिया स्पीसीज। क्या होता है दोस्तों? कैमेलिया स्पीसीज। ठीक है, फैमिली की बात करें दोस्तों, इसकी जो फैमिली होती है वो होती है थिएसी। क्या होती है दोस्तों? थिएसी फैमिली होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओरिजिन प्लेस की बात करें दोस्तों तो चाइना है। ठीक है, आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में सुधार किस तत्व से किया जा सकता है या होता है? पोटेशियम से, फास्फोरस से, जिंक से या फिर कॉपर से? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में सुधार किस तत्व से होता है? पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक या फिर कॉपर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस वैसे भी ज्वलनशील होता है और ये सिगरेट की जो तंबाकू होती है उसमें ज्वलनशीलता का गुण उत्पन्न करता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी फास्फोरस की प्रचुर मात्रा जो होती है वो सिगरेट तंबाकू के जलने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फास्फोरस होने वाला है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का। यदि सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों इसे प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे भी हमें दोस्तों थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के लिए हम महत्वपूर्ण सेशन ला सकें। दोस्तों हमारे द्वारा भले आपको थोड़ा वक्त लगता हो सेशन में, लेकिन दोस्तों
जितना भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। दोस्तों जितनी भी परीक्षाएं दोस्तों, चाहे टीजीटी की बात कर लें, चाहे यूपी पीजीटी की बात कर लें, या फिर एजीटीए की बात कर लें, इन सभी में, या फिर राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात कर लें, दोस्तों सभी के लिए ये जो सेशन करवाए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।